नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात और फसक समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। पिछले एक्स्ट्रा कवर में हमने जमीनों की लूट से संबंधित कई पोथड़ियां बांधते हुए आपको बताया था कि प्रदेश की मवासी कैसे घाम लगाई जा रही है। हरिद्वार और पौड़ी जनपद का वो डेटा भी हमने आपके साथ साझा किया था, जो बताता है कि 2018 में बदले गए भू कानूनों के बाद किस किस को कितनी जमीनें आवंटित की गई और कैसे जॉर्ज एवरेस्ट की हजारों करोड़ की जमीन चपट कर दी गई। उसका असर यह हुआ कि कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट अब इस मामले में जनहित याचिका लगाकर उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सभी 13 जिलों में जमीनों की बंदरबांट कब कब हुई, कैसे हुई, किसने की और किसके लिए की, ये डेटा भी अब आरटीआई के माध्यम से मांगा जा रहा है। बारामासा के सभी दर्शकों को बधाई कि आपका जो समर्थन एक्स्ट्रा कवर को मिल रहा है, उससे जनहित में काम करने वाले कई लोग ऊर्जा पा रहे हैं और प्रेरित हो रहे हैं कि अपने अपने स्तर से प्रदेश के भ्रष्ट तंत्र को घचोरा जाए। ऐसी घचाक जरूरी भी है। नेताओं को जब तक बार बार धुपड़ा न दिया जाए, उनकी कथनी और करनी में उकाल और उंदार जितना फर्क बना ही रहता है। अब यही खबर देखिए, पिछले महीने बयानवीरों के इस धाकड़ बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अखबारों में हेडलाइन बनी, बल उत्तराखंड में भू कानून के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। शासन ने सभी जिलाधिकारियों को सप्ताह भर में रिपोर्ट सौंपने को कहा। उत्तराखंड सूचना विभाग के चाण बाणों ने तब इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि घोषित करने में देर नहीं लगाई। लेकिन एक हफ्ता तो छोड़िए, एक महीना होने को है और अब तक एक भी डीएम ने रिपोर्ट नहीं भेजी है। वैसे ये कोई अकेला मामला नहीं है। सरकार चाहे किसी की भी हो, उसका टिपिकली यही फॉर्मूला होता है कि किसी भी तरह से हेडलाइन मैनेज कर ली जाए और जनता को बुझा दिया जाए कि सरकार भौंकुच फरकाने वाली है। लेकिन भौंकुच कभी फरकता नहीं। इसलिए जागरूक नागरिकों को ऐसे सभी मुद्दों पर सरकार को घचोड़ते रहना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे इन दिनों प्रदेश का बेरोजगार संघ घचोड़ रहा है। हालांकि बीता हफ्ता युवाओं के लिए यह खुशखबरी लेकर आया था कि पुलिस महकमे में 2000 नई भर्तियां खुली हैं, लेकिन इन भर्तियों में महिलाओं के लिए एक भी पद नहीं है और इसके साथ ही उम्र सीमा भी 18 से 22 साल रखी गई है। बेरोजगार संघ की मांग है कि पुलिस भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाई जाए और इसमें महिलाओं के लिए भी अतिरिक्त पद जोड़े जाएं। दरअसल 2014 के बाद प्रदेश में पुलिस भर्ती सीधा 2022 में जाकर हुई और तब भी उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी गई थी। ऐसे में बेरोजगार संघ का कहना है कि सालों साल तक भर्ती नहीं निकलने से जो युवा ओवर एज हो गए हैं, उन्हें भर्ती में शामिल होने का एक भी मौका नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में हुई पुलिस भर्तियों में भी अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई थी। बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल ने बताया कि इस मामले को लेकर वो प्रदेश के डीजीपी से मिले, जिन्होंने आयु सीमा बढ़ाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। इन युवाओं की मांग है कि इस भर्ती में आयु सीमा में कम से कम 5 साल की छूट दी जाए। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी अतिरिक्त पद जोड़े जाएं, क्योंकि साल 2016 के बाद प्रदेश में महिलाओं के लिए सिर्फ 2022 में पुलिस भर्ती खुली थी और तब भी करीब सिर्फ 160 पदों पर ही महिलाओं के लिए भर्ती निकाली गई थी। सालों से पुलिस की तैयारी कर रही पहाड़ की कई बेटियों के साथ ही बेरोजगार संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी ये दोनों मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाली 9 तारीख को, जब उत्तराखंड राज्य अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा होगा, प्रदेश के तमाम युवा उस दिन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। कुछ ऐसा ही आक्रोश प्रदेश के उन तमाम युवाओं में भी है जो हिंदी माध्यम से पीसीएस की मेन परीक्षा देने जा रहे हैं। ऐसे दर्जनों युवाओं ने बारामासा को अपनी आपबीती भेजते हुए लिखा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जब मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी किया तो हिंदी में जारी हुए पाठ्यक्रम में कई टॉपिक्स शामिल ही नहीं थे। Intervention for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation, development processes and the development industry, the role of NGOs, self-help groups, dedication to public service, tolerance and compassion towards the weaker sections, concerns and dilemmas in government and private institutions, laws, rules, regulations and conscience as source of ethical guidance, accountability and ethical governance। इस तरह के कई टॉपिक हिंदी में जारी हुए सिलेबस से पूरी तरह गायब हैं। ऐसे में इन हिंदी में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का कहना है कि जिन 2 पेपर्स के पाठ्यक्रम में ये गड़बड़ हुई है वो कुल 400 मार्क्स के पेपर्स हैं, यानी कि टोटल मार्क्स का 27%। इन पेपर्स में अगर उन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं जो हिंदी वाले पाठ्यक्रम में दिए ही नहीं गए, तो हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले तमाम छात्र प्रतियोगिता से ही बाहर हो जाएंगे। इन युवाओं की मांग है कि पाठ्यक्रम में हुई इन गलतियों को सुधारते हुए
नया पाठ्यक्रम जारी किया जाए और उसकी तैयारी के लिए इन्हें कुछ समय दिया जाए ताकि सभी परीक्षार्थियों को बराबरी का मौका मिल सके। हालांकि पीसीएस मेंस परीक्षा की तारीखें घोषित हो चुकी हैं और इसके साथ ही एडमिट कार्ड भी इशू किए जा चुके हैं। राज्य गठन से अब तक संभवतः ये पहला ही मौका है जब पीसीएस परीक्षा का आयोजन तेजी से हो रहा है। धामी सरकार को इसके लिए बधाई कि वो समय से परीक्षा आयोजित करने में सफल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन युवाओं की समस्या भी अपनी जगह वाजिब है, जिसका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। परीक्षाएं समय से हों, पारदर्शी हों, हाकिमों के हाकिमों से मुक्त हों और सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो। प्रदेश के युवा अपनी सरकार से इतनी अपेक्षा तो रख ही सकते हैं। पिछले हफ्ते एक अतरंगी खबर पौड़ी जिले से भी आई। जिस दौर में हमारी प्रदेश सरकार यूसीसी की पीपनी बजा रही है, उसी दौरान एक ऐसी कंपनी उत्तराखंड के लोगों की ही पीपनी बजा गई जिसके यूसीसी में एक एक्स्ट्रा एल लगा है, यानी कंपनी का नाम है LUCC। देश के कई राज्यों में लोगों को चूना लगा चुकी ये कंपनी पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड में भी सक्रिय थी। कंपनी की मोडस ऑपरेंडी वही थी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली लगभग हर कंपनी की होती है। कंपनी के नुमाइंदे लोगों से पैसा लेते थे और उन्हें बताते थे कि उनका पैसा तेल के कुओं और सोने की खदानों में निवेश के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिससे ऐसा रिटर्न मिलेगा कि हगद्दां भी गीत लगाओगे। फिर लेवल सबके निकलेंगे टाइप बातें बोल बोलकर इस कंपनी ने उत्तराखंड में अपनी 35 शाखाएं खोल डाली थी। लेकिन अब कंपनी चंपत हो चुकी है और 200 करोड़ से ज्यादा का गबन कर चुकी है। इस कंपनी में पैसा जमा करवाने वालों में अधिकतर मध्यम वर्ग के लोग थे। बारामासा के सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाने वाली या अप्रत्याशित रिटर्न का वादा करने वाली ऐसी कंपनियों के फेर से दूर रहें और इसके बारे में अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क करें। इस तरह की तमाम कंपनियां शुरुआत में कुछ लोगों को अच्छा रिटर्न देती भी हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह विश्वास हो सके कि कंपनी सच में मोटा मुनाफा दे रही है। लेकिन लोगों की संख्या जब बढ़ती है तो फरार हो जाना ही इनका बिजनेस मॉडल होता है। LUCC ने भी ठीक ऐसा ही किया। शुरुआत में जुड़े लोगों को विदेश यात्राएं और महंगी गाड़ियां तक दिलवाई, लेकिन जब हजारों लोग इसके फेर में आ गए तो कंपनी गायब हो गई। मूल रूप से उत्तर प्रदेश की इस कंपनी को उत्तराखंड में स्थापित करने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और उनके पास से 2 फॉर्च्यूनर कार भी जब्त की गई हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में अधिकांश ऋषिकेश के रहने वाले हैं और इनके नाम हैं जगमोहन सिंह बिष्ट, उर्मिला बिष्ट, प्रज्ञा रावत, विनीत सिंह और गिरीश चंद्र बिष्ट। इस हफ्ते एक बेहद दर्दनाक खबर अल्मोड़ा जिले से भी आई, जहां आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 36 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हैं। बताया जा रहा है कि 42 सीट क्षमता वाली इस बस में 63 लोग सवार थे। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक सहायता के निर्देश दिए हैं और संबंधित क्षेत्र के ARTO को भी निलंबित किए जाने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई को अगर आइसोलेशन में देखा जाए तो ये उचित ही लगती है, लेकिन दुर्घटनाओं के ट्रेंड पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि सरकार हर बार की तरह सिर्फ हेडलाइन मैनेज करने का ही काम कर रही है। उत्तराखंड में हर साल 800 से 1000 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है। यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं की गंभीरता भी देश के औसत से लगभग 2 गुनी है। उत्तराखंड परिवहन की वेबसाइट पर ही देखें तो ये आंकड़ा मिल जाता है कि हमारे राज्य में हर 100 दुर्घटनाओं में लगभग 60 से 70 लोगों की मौत होती है, जबकि देश में यही आंकड़ा 20 से 30 मौतों का है। यानी उत्तराखंड में राष्ट्रीय औसत से लगभग 2 गुना मौत होती हैं, लेकिन फिर भी सरकार के पास कोई विजन नहीं है कि लॉन्ग टर्म में इस समस्या से कैसे निपटा जाए। और विजन तो छोड़िए, जो लोग अपनी पहल से ही इस दिशा में काम कर रहे हैं उनको भी कोई प्रोत्साहन या उनकी मेहनत से भी स्थिति सुधारने की कोई पहल सरकार नहीं करती। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल की संस्था SDC फाउंडेशन पिछले 2 साल से उदय रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसका फुल फॉर्म है उत्तराखंड डिजास्टर एंड एक्सीडेंट एनालिसिस इनिशिएटिव। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड में आने वाली आपदाओं और यहाँ होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का विस्तृत विश्लेषण होता है। अनूप नौटियाल बताते हैं कि उत्तराखंड में लगभग हर 8 घंटे में सड़क दुर्घटना में एक मौत होती है। घायल होने वालों की संख्या तो इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन सबसे निराशाजनक है कि न तो भाजपा और न ही कांग्रेस, किसी की भी राज्य में सरकार रही हो, उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं के मुद्दे को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। SDC फाउंडेशन 2 साल से इस पर गंभीरता से काम कर रही है, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए कोई ठोस कदम इस दिशा में नहीं बढ़ाया, न ही कभी उनसे संपर्क करने की ही कोशिश की। अल्मोड़ा के मारचोला में हुए इस हादसे की ही तरह पहले भी जो हादसे हुए उनकी भी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हुए थे, लेकिन उन जांचों में क्या निकला और उसके बाद क्या कदम उठाए गए ये कभी सामने नहीं आता।
ठेकेदारों की मुनाफाखोरी के आधार पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए सरकार हमेशा रपरपी रहती है। पहाड़ की सड़कें जहां ठीक हैं वहां उन्हें और चौड़ा करने की बौलिया रट्ट सरकार को लगी रहती है, लेकिन जर्जर हो चुकी पहाड़ी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना और परिवहन की ऐसी व्यवस्था करना कि ओवरलोडिंग की जरूरत ही न रह जाए, ये काम सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं होते। इस तरह का हादसा होने पर दुर्घटना का सारा ठीकरा सवारियों पर ही फोड़ दिया जाता है कि 42 सीट क्षमता वाली गाड़ी में आखिर 63 लोग सवार ही क्यों थे। लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछता कि पहाड़ में रहने वाले वो लोग आखिर क्या करें जिनकी अगर एक बस छूट जाती है तो दूसरी बस का इंतजार करना बेमानी हो जाता है। पहाड़ों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे चलने वालों की स्थिति तो ऐसी है कि इनारीक उनाबाग कालू बेचारू कगजी भाग। हमारे नेताओं और अधिकारियों को चाहिए कि इस व्यवस्था का स्थायी समाधान खोजने की दिशा में काम किया जाए, वरना आपदाओं को पहाड़ की नियति बताते हुए क्या तब की रटन तो दशकों से लगी ही हुई है और दशकों तक लगी रह सकती है। बीता हफ्ता उत्तराखंड के पत्रकारिता जगत के लिए भी भारी दुखदायी खबर लेकर आया। हिंदुस्तान और अमर उजाला जैसे अखबारों में संपादक रह चुके दिनेश जुयाल का बीते दिनों निधन हो गया। उन्हें कुछ समय पहले ही कैंसर डायग्नोज हुआ था, जिसका उपचार चंडीगढ़ स्थित पीजीआई से चल रहा था। दिनेश जुयाल जनपक्षधरता की पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे और अपने अद्वितीय लेखन के चलते पाठकों के बीच उनकी गहरी पैठ थी। हिंदुस्तान अखबार के संपादक रहते हुए उन्होंने दो टूक नाम से जब एक कॉलम शुरू किया तो पाठक उनके लेखन के मुरीद हो गए। बमुश्किल 6-7 पंक्तियों में गंभीर से गंभीर विषय का मर्म कैसे समेटा जाता है, दो टूक इसका पर्याय बन गया था। बीते लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड की लोकसभा सीटों का विस्तृत विश्लेषण उन्होंने बारामासा के लिए लिखा, जो संभवतः उनके आखिरी लेखन कार्यों में शामिल है। दिनेश जुयाल को बारामासा टीम और बारामासा के उन सभी दर्शकों की ओर से श्रद्धांजलि जिन्होंने उनके लिखे को खूब खूब सराहा। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। अगले एक्स्ट्रा कवर के आने से पहले राज्य अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका होगा। उत्तराखंड स्थापना दिवस की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमन या पहलाज, नमस्कार।